डेटाबेस का बेसिक कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेटाबेस क्या होते हैं। अ डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा। अ डेटाबेस सिस्टम इज बेसिकली अ कंप्यूटर रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस मेनली कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा होता है। जो भी डेटा है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे अगर हम स्कूल के डेटाबेस की बात करें तो स्कूल का जो डेटाबेस होता है, जैसे उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, टीचर्स से रिलेटेड उनकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है, स्टूडेंट का रिजल्ट होता है। कहने का मतलब ये सारा जो डेटा है वो सब कुछ स्कूल से ही रिलेटेड है। तो अगर हम स्कूल के डेटाबेस की बात करें तो स्कूल से रिलेटेड ही सारी इंफॉर्मेशन होगी। ये बेसिकली डेटाबेस होता है। अगर हम डेटाबेस की प्रॉपर्टी को जाने तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है डेटाबेसेस रिड्यूसेस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी यानी कोई भी डेटा की डुप्लीकेसी। अब जैसे हो सकता है कि अगर कोई डेटा मैनुअल हो तो हम उसको मल्टीपल जगह पे रखें, और हो सकता है बाद में कहीं पर रख करके भूल जाएं, तो उससे दिक्कत आ सकती है और डेटा साथ साथ हमारा मल्टीपल वे में बनता जाता है। लेकिन डेटाबेस की हद से क्या होता है, ये रिडंडेंसी मतलब जो डेटा है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, मल्टीपल जगह पर नहीं होता। तो इससे रिडंडेंसी की प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस होती है। दूसरा क्या है, डेटाबेस कंट्रोल्स इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि जैसे कोई डेटा फ्रीक्वेंटली अपडेट हो, तो फ्रीक्वेंटली अपडेट करते रहने से भी क्या होता है कि डेटा जो है वो रियल टाइम में अपडेट हो जाता है, जिससे इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मल्टीपल यूजर भी एक साथ डेटा के ऊपर काम कर रहा होता है तब भी क्या है कि डेटा हमारा अपडेट होता है, इससे इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है, डेटाबेस की हेल्प से हम लोग डेटा को इजीली शेयर कर पाते हैं। डेटाबेस इंश्योर्स सिक्योरिटी। अब जैसे क्या है कि कोई भी अगर डेटाबेस प्रॉपर तरीके से यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू कनेक्ट नहीं होगा तब तक कोई भी यूजर डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस तरीके से डेटाबेस जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है डेटा मेंटेनेंस इंटीग्रिटी। डेटा इन्फोर्सेस स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहता है और इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करके रखता है। तो ये कुछ जो प्रॉब्लम होती है नॉर्मल फाइल सिस्टम में, उसको डेटाबेस जो है वो रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉमन आरडीबीएमएस, यानी कॉमन आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। अब जैसे डीबीएमएस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। अगर हम आरडीबीएमएस की बात करें तो आरडीबीएमएस में जो डेटा होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर रहता है। कॉमन आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है ओरेकल एसक्यूएल सर्वर डीबी2 फॉक्स प्रो। ये जो है ये प्रोप्राइटरी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, मतलब अगर हम इसको यूज करें तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ चार्ज पे करना होगा। जो भी उसका चार्ज है वो पे करके उसके बाद हम लाइसेंस लेंगे। लेकिन मायस्क्यूएल, स्क्यूलाइट, ये सब जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हम लोग कहीं से भी इसको डाउनलोड करके, वेबसाइट से डाउनलोड करके एज इट इज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमन एसक्यूएल कमांड कैटेगरी। अगर हम किसी भी डेटा का यूज करना चाहें, डेटा के ऊपर क्वेरी करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास एक क्वेरी लैंग्वेज है। उस क्वेरी लैंग्वेज को हम बोलते हैं एसक्यूएल, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगर हम इस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करके हम डेटाबेस की क्वेरी कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप की कैटेगरी है, जैसे डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीक्यूएल,
DML, ये कुछ कॉमन कमांड है। अगर बात आती है DDL कमांड की, तो DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये एक ऐसा लैंग्वेज है कि इसकी वजह से हम डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर डेटाबेस के स्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात हो, टेबल क्रिएट करने की बात हो, तो उस केस में हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है या फिर टेबल क्रिएट करना है। डेटा के डेफिनेशन से रिलेटेड कि कैसे डेटा स्टोर्ड होगा, कहाँ स्टोर्ड होगा, उसके लिए हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टोर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ड्रॉप, अल्टर, ये सब जो कमांड है वो डीडीएल कमांड की कैटेगरी में आते हैं। डीडीएल कमांड टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर, डेटाबेस के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट है डीएमएल, यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एक एसक्यूएल क्वेरी का एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें जिसकी हेल्प से हम लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी इसमें हमें टेबल से कोई मतलब नहीं होता, डेटाबेस से मतलब नहीं होता, हम इसमें डेटा के ऊपर काम करते हैं डीएमएल क्वेरी का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड जो है वो डीएमएल कमांड की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है डेटा क्वेरी। डेटा क्वेरी लैंग्वेज की कैटेगरी में सिर्फ एक कमांड आता है, सेलेक्ट कमांड, और इस सेलेक्ट कमांड के साथ हम लोग डिफरेंट तरीके का क्लॉजेस यूज कर सकते हैं। जैसे फ्रॉम यूज करते हैं, वेयर यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के साथ कंडीशन देने के लिए, बिटवीन यूज करते हैं, लॉजिकल, इज नल, इज नॉट नल, ये सारी चीज सेलेक्ट कमांड के साथ यूज होता है। नेक्स्ट है रिलेशनल डेटा मॉडल। अगर हम रिलेशनल डेटा मॉडल की बात करें तो द डेटा मॉडल वेयर इन द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स कॉल्ड रिलेशन। मतलब ऐसा डेटा मॉडल जिसमें हम लोग डेटा को टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करें, इसे रिलेशनल डेटा मॉडल कहते हैं। और जो हम डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल के फॉर्म में, तो टेबल को रिलेशन बोला जाता है। रिलेशनशिप अमॉन्ग मल्टीपल टेबल्स इज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम। अगर मल्टीपल टेबल के बीच हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना हो, तो वो हम कॉमन कॉलम की हेल्प से रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और उसके लिए हमने पढ़ा है फॉरेन की का कंसेप्ट। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट। The column in a relation is called attribute। अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें, जैसे यहाँ पर एक रिलेशन दिखाया गया है, एक टेबल है जिसमें टोटल 4 कॉलम है, ये 4 कॉलम है और 3 रो है। तो इसमें जो रिलेशन है, ये टेबल को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। स्टूडेंट टेबल है, ये एक रिलेशन है। अगर हम बात करें एट्रीब्यूट की, तो एट्रीब्यूट जो होता है, एट्रीब्यूट किसी भी रिलेशन में जो कॉलम होते हैं उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एट्रीब्यूट है आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी, ये इसका एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट को हम फील्ड भी बोलते हैं। एट्रीब्यूट का दूसरा नाम है फील्ड। कॉलम, एट्रीब्यूट और फील्ड एक ही चीज है। ऐसे ही अगर हम टपल की बात करें, तो किसी भी रिलेशन में जो रोज होता है, रोज को हम टपल बोलते हैं। जैसे टपल, और इसी का दूसरा नाम है रिकॉर्ड। यानी रो को हम टपल और रिकॉर्ड बोलते हैं, कॉलम को हम एट्रीब्यूट और फील्ड बोलते हैं, जो कि हम इस टेबल की हेल्प से भी देख सकते हैं। जो हमारा हॉरिजॉन्टल रो है, ये रिकॉर्ड है, टपल है। वर्टिकल कॉलम है, ये एट्रीब्यूट है। अगर हर एक रो की बात करें, तो हर एक रो आपस में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिग्री और कार्डिनलिटी की। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट यानी किसी भी रिलेशन में जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, जैसे यहाँ पर टोटल 4 कॉलम है,
इट मींस इस टेबल की जो डिग्री है, इस रिलेशन की डिग्री 4 है। नंबर ऑफ फील्ड्स डिग्री कहलाती है। कार्डिनलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ध्यान रहे कि इसके अंदर जब कभी भी हम कार्डिनलिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं तो कार्डिनलिटी में हम टेबल के हेडर को काउंट नहीं करते। जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होता है वो इसकी कार्डिनलिटी होती है। टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। अब डोमेन क्या होता है, पूल ऑफ वैल्यूज वेयर फ्रॉम अ फील्ड कैन ड्रॉ वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन। जैसे क्या है कि डोमेन को सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं सेट ऑफ वैलिड वैल्यू ऑफ अ कॉलम। जैसे आईडी है तो आईडी में क्या है, सेट ऑफ वैलिड वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका डोमेन, इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं। ऐसे ही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिटी, इसमें क्या है, हम varchar टाइप की वैल्यू दे सकते हैं। तो डोमेन बेसिकली सेट ऑफ वैलिड वैल्यू होती है जिसका यूज हम किसी पर्टिकुलर कॉलम में कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट प्राइमरी की, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की। जैसे इस टेबल की अगर हम बात करें तो टेबल में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड होते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाइड होते हैं। जैसे हर एक टेबल की जो फील्ड होती है वो यूनिकली आइडेंटिफाइड होती है, यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉलम जिसको प्राइमरी की बना सकते हैं। प्राइमरी की क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाइड होते हैं और वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। एक सिंगल कॉलम जो होता है वो प्राइमरी की होता है। अगर हम ऐसे कॉलम की बात करें जो यूनिकली आइडेंटिफाइड हो, जो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हो, उसे हम कैंडिडेट की बोलते हैं। कैंडिडेट की में से अगर हमने एक की को एक्सट्रैक्ट कर लिया जिसको प्राइमरी की हम बना रहे हैं, उसके अलावा कुछ की ऐसा भी होता है जो हमें प्राइमरी कैंडिडेट की में से बच जाता है, यानी उस की को हम बोलेंगे अल्टरनेट की। यानी ऐसे की जो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल है वो सारा क्या है, कैंडिडेट की। और कैंडिडेट की में से एक अगर हमने प्राइमरी की को माइनस कर दिया तो बाकी का जो की है वो है अल्टरनेट की। तो ये कंसेप्ट होता है। जैसे प्राइमरी की है, इट इज अ की एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल विद इन अ रिलेशन। कैंडिडेट की, जैसे ये टेबल है, इस टेबल में आईडी है, आईडी यूनिकली आइडेंटिफाइड है, ये कभी नल भी नहीं हो सकती है। तो ये जो आईडी कॉलम है ये इसकी प्राइमरी की है। नेक्स्ट है कैंडिडेट की, ऑल एट्रीब्यूट्स कॉम्बिनेशन इनसाइड अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की और कैंडिडेट की एज दे आर कैंडिडेट्स फॉर बीइंग ए प्राइमरी की और अ पार्ट ऑफ इट। जैसे यहाँ पर ये कैंडिडेट की अगर है, यूनिकली आइडेंटिफाइड है और प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल है, हमने एक को प्राइमरी की बना दिया तो बाकी जो रिमेनिंग हो गए ये अल्टरनेट की रह गए। जो कैंडिडेट की अदर देन प्राइमरी की इज कॉल्ड अल्टरनेट की। तो ये कंसेप्ट है। दूसरा एक और चीज है कि जब कभी हमारे पास मल्टीपल टेबल होता है तो मल्टीपल टेबल के बीच का जो रिलेशन होता है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हम फॉरेन की का यूज करते हैं। और उसमें दो कॉलम जो होता है, एक ऐसा कॉलम जो दोनों टेबल में कॉमन होता है, उसकी हेल्प से हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं जिसमें फॉरेन की हेल्प करती है। नेक्स्ट आज का लास्ट कंसेप्ट है डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड डीएमएल कमांड। अगर हम डीडीएल कमांड की बात करें तो डीडीएल कमांड क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल कमांड इट स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DDL command, it is used to create database schema and can be used to define some constraint as well. यानी DDL कमांड का यूज करके हम डेटाबेस स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम कुछ कंस्ट्रेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। DML कमांड जो होता है वो किसी भी डेटा को
ऐड करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए और अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इट बेसिकली डिफाइंस द कॉलम ऑफ अ टेबल। यानी डीडीएल कमांड में क्या होता है, मेनली हम किसी टेबल के कॉलम को डिफाइन करते हैं, चाहे क्रिएट करें या ऑल्टर करें या फिर कॉलम ड्रॉप कर दें। डीएमएल कमांड में क्या होता है, इट एड्स और अपडेट द रो ऑफ अ टेबल, दिस रोज आर कॉल्ड टपल। अगर डीडीएल कमांड की बात करें, डीडीएल की कैटेगरी में बेसिक जो कमांड होते हैं वो होते हैं क्रिएट, ड्रॉप, रीनेम, ऑल्टर। डीएमएल कमांड की कैटेगरी में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज। नेक्स्ट है, डीडीएल इज यूज्ड टू डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस while DML is used to manipulate data within the database। मतलब DDL की हेल्प से हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, लेकिन DML की हेल्प से हम डेटा को डिफाइन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। लास्ट है, DDL is used to create and modify database object like tables, indexes, view and constraint। DDL की हेल्प से हम लोग टेबल, इंडेक्स, व्यू और कंस्ट्रेंट को क्रिएट और मॉडिफाई कर सकते हैं। डीएमएल की हेल्प से हम डेटा पे डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस था डीडीएल और डीएमएल कमांड में। आप सबको पता है कि डेटाबेस से रिलेटेड जो भी कमांड होती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एसक्यूएल की जरूरत होती है। एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं हम एसक्यूएल कमांड। सबसे पहला कमांड है व्यूइंग एग्जिस्टिंग डेटाबेस। अगर हमारे पास कोई डेटाबेस है, उस डेटाबेस को देखने के लिए हम लोग कमांड का यूज करते हैं शो डेटाबेसेस। इससे क्या होगा कि जितना भी हमारे सिस्टम में जो भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस होगा वो सारा डेटाबेस हमें शो हो जाएगा, एक लिस्ट के फॉर्म में दिख जाएगी। जितना भी डेटाबेस क्रिएट किया हुआ होगा वो हर एक डेटाबेस दिखेगा। अगर हमें कोई नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम उस डेटाबेस एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अलावा नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीजें होती है जब एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, कोई डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा हो, उसको देखने के लिए जैसे शो डेटाबेसेस हम कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग डेटाबेस इन मायस्क्यूएल। अब मायस्क्यूएल में कोई डेटा अगर हमें क्रिएट करना होगा डेटाबेस, तो उसके लिए हम जो कमांड यूज करते हैं वो करते हैं क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। और एसक्यूएल का जितना भी कमांड है वो सेमी कॉलन से टर्मिनेट होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि अगर हमें स्टूडेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम क्रिएट डेटाबेस और स्टूडेंट लिखते हैं। इससे क्या होगा, स्टूडेंट नेम का नाम का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेसिंग डेटाबेस। अगर कोई डेटाबेस हमने क्रिएट किया है और उस डेटाबेस को हमें अगर यूज करना होगा, एक्सेस करना होगा, तो उसके लिए हम यूज कमांड लिखेंगे। जैसे यूज डेटाबेस नेम, यानी जिस डेटाबेस को हमें यूज करना होगा उसके लिए यूज डेटाबेस नेम लिखते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट किया तो यहाँ पर यूज स्टूडेंट क्रिएट कर लिखने से स्टूडेंट नाम का डेटाबेस एक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट है डिलीटिंग डेटाबेस। अगर कोई डेटाबेस है जिसको हमें परमानेंटली डिलीट करना हो, तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड का यूज करके हम लोग किसी भी डेटाबेस को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए सिंटैक्स है ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम। एग्जाम्पल की बात करें टू डिलीट अ डेटाबेस से स्टूडेंट, वी राइट कमांड एज ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट। यानी इससे क्या होगा, स्टूडेंट नाम का डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया था वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यूइंग टेबल इन डेटाबेस।
अगर कोई डेटाबेस है जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसके उस डेटाबेस में जितना भी टेबल है, उसको देखने के लिए हम शो टेबल्स कमांड का यूज करेंगे। शो टेबल्स कमांड का यूज करने के बाद जो करेंटली एक्सेस डेटाबेस है, उसमें जितना भी टेबल है वो हमें शो हो जाएगा। तो ये कुछ जो कमांड थे वो डेटाबेस से रिलेटेड कमांड थे। अब हम यूज करेंगे टेबल से रिलेटेड कमांड। टेबल से रिलेटेड जितना भी कमांड है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहला सिंटैक्स है सिंटैक्स ऑफ क्रिएट टेबल कमांड। जब भी हमें किसी टेबल को क्रिएट करना होगा तो उसके लिए कमांड है क्रिएट टेबल। जैसे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम लिखते हैं, उसी तरह से क्रिएट टेबल और टेबल नेम लिखेंगे। डेटाबेस में हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन टेबल क्रिएट करने के लिए हमें टेबल का स्ट्रक्चर भी बताना पड़ेगा कि कॉलम का नाम क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, साइज है, और जरूरत पड़ने पे हम उसके कंस्ट्रेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सिंटैक्स है टेबल को क्रिएट करने का। जैसे एक एग्जांपल है, ये एक टेबल का हेडर दिया हुआ है। अगर हमें टेबल क्रिएट करना हो जिसमें 5 कॉलम है, ई कोड, ई नेम, जेंडर, ग्रेड और ग्रॉस, और इस टेबल का नाम एम्प्लॉय, मतलब हमें एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करना हो जिसके अंदर 5 कॉलम है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हर एक कॉलम का डेटा टाइप क्या है और उसके लिए हम क्या डेटा देंगे, डेटा का साइज देंगे। एक यहाँ पर और कंसेप्ट आता है कि जब भी हम स्ट्रिंग रिलेटेड, कैरेक्टर रिलेटेड डेटा यूज करते हैं, तो वहां पर एक कंसेप्ट आता है कैर का और एक कैर का। कैर जो है, कैर की साइज फिक्स होती है और वैरकर की साइज वेरिएबल होती है। तो जब भी हमें फिक्स साइज का डेटा यूज करना होगा तो वहां पे हम कैर डेटा टाइप यूज करेंगे, और जहां पे डेटा का जो साइज है वो फिक्स नहीं है, वहां पर हम वैरकर डेटा टाइप यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हमने टेबल क्रिएट किया एम्प्लॉय नाम का, तो यहाँ पर कमांड होगा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ई कोड, इंटीजर, ई नेम, वैरकर 20, मतलब एम्प्लॉय का नाम मैक्सिमम 20 कैरेक्टर हो सकता है, जेंडर कैर 1, यानी जेंडर में आइदर एम और एफ लिखते हैं तो ये भी फिक्स है, ग्रेड कैर 2, यानी ग्रेड में भी जैसे A1 A2 B1 B2, तो इसमें भी 2 कैरेक्टर में काम चल जाएगा। नेक्स्ट है ग्रॉस। ग्रॉस भी इंटीजर टाइप का। तो इस तरीके से हम किसी भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ये सिंटैक्स होता है और इस तरीके से हम लोग क्रिएट टेबल कमांड का यूज करके टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेबल जब क्रिएट होगा तो अगला काम है डेटा इंसर्ट करना। डेटा इंसर्ट करने के लिए जो सिंटैक्स है वो है इंसर्ट इनटू कमांड। इंसर्ट इनटू, नेक्स्ट है टेबल नेम, यानी किस टेबल में हमें डेटा इंसर्ट करना है। फिर हम लिखेंगे वैल्यूज, और वैल्यूज हमें उसी सीक्वेंस में देना है जिस सीक्वेंस में हमारे पास टेबल में कॉलम दिया गया है। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर हम कॉलम का लिस्ट दे देंगे और वैल्यू, फिर वैल्यू लिस्ट। जब हमें टेबल के हर एक कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट करना होगा तो हम फर्स्ट सिंटैक्स का यूज करेंगे। जब हमें स्पेसिफिक कॉलम में डेटा इंसर्ट करना होगा तो उस केस में हम दूसरे सिंटैक्स का यूज कर सकते हैं कि किस कॉलम में हमें क्या डेटा देना है। जैसे यहाँ पर क्या है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वैल्यूज, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय नाम के टेबल में हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू है 1001, रवि एम E4 50,000। न्यूमेरिक डेटा विदाउट सिंगल या डबल कोटेशन मार्क के है, बाकी स्ट्रिंग, कैर और वैरकर टाइप का डेटा सिंगल या डबल कोटेशन मार्क में हमें लिखना होता है। नेक्स्ट है दूसरा तरीका इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ई कोड और ई नेम।
मतलब इस कंडीशन में हमें ई कोड और ई नेम ही इंसर्ट करना है, तो हमने कॉलम का नाम दे दिया, वैल्यूज और वैल्यू दे दी। इसके अलावा जो लेफ्ट आउट कॉलम है उसमें नल वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी टेबल में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ये इंसर्ट कमांड था। नेक्स्ट है सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड की हेल्प से हम किसी भी रिकॉर्ड को एज पर आवर रिक्वायरमेंट डिस्प्ले कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड एज पर आवर रिक्वायरमेंट। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिलेक्ट कमांड। पहला फॉर्म है सिलेक्ट कमांड का, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब स्टार की हेल्प से क्या हुआ, इसमें हमें कोई स्पेसिफिक कॉलम डिफाइन नहीं किया है और ना ही हमने कोई कंडीशन दी है। यानी स्टार से क्या है, ऑल कॉलम डिस्प्ले होगा किसका, एम्प्लॉय टेबल का। यानी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इट डिस्प्लेज ऑल रो एंड कॉलम्स फ्रॉम द टेबल। दूसरा है सिलेक्ट ई कोड कॉमा ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। हमने यहाँ पर क्या किया, कंडीशन नहीं दी लेकिन स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट किया है। तो स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करने पे इसका जो आउटपुट आएगा उसमें सिर्फ दो ही कॉलम होगा, ई कोड और ई नेम। जिस सीक्वेंस में यहाँ पर कॉलम होगा उसी सीक्वेंस में आउटपुट में भी हमें कॉलम शो होगा। It displays selected columns from the table. Next है select star from table name where condition. Select star. Star का मतलब है कि all column select होगा। From table name यानी उस पर्टिकुलर टेबल से जिस टेबल का हम नाम लिखेंगे। लेकिन हमने क्या किया, कंडीशन दे दी, where gender equal to m। तो इससे क्या होगा, सारा डेटा फेच होगा लेकिन कौन से एम्प्लॉय का, तो जिसका जेंडर एम है, फॉर डिस्प्ले पार्टिकुलर रो। तो ये तीन तरीका है जिसकी हेल्प से हम सिलेक्ट कमांड का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा। अब जैसे मान लेते हैं कि हमने जैसे जेंडर कॉलम को एक्सेस किया, मल्टीपल रिकॉर्ड है अगर हमारे पास, तो ऐसा भी हो सकता है एम एफ एम एम, इस तरीके से मल्टीपल डेटा हमारे पास आउटपुट में आ जाए। अगर हम कॉलम सिलेक्ट करते हैं जेंडर, हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें टाइप दिखे, यूनिक वैल्यू दिखे, डुप्लीकेट वैल्यू ना दिखे, तो उस केस में हम डुप्लीकेट वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर कॉलम के पहले जिस भी कॉलम में हमें डेटा यूनिक चाहिए उसके लिए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कर देंगे। जैसे डिस्टिंक्ट जेंडर, इससे क्या होगा, सिर्फ हमें एम और एफ दिखेगा आउटपुट में। द डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू एलिमिनेट डुप्लीकेट रो रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। एग्जांपल सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय। अब इस टाइम पर क्या होगा, डिस्टिंक्ट हमने यूज कर दिया जेंडर के पहले, तो जेंडर से जो डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी सिर्फ वही हमें आउटपुट में शो होगा। नेक्स्ट है यूजिंग कॉलम एलियासेस। कई बार ऐसा होता है कि हमें आउटपुट में कोई और कॉलम दिया गया हो, मतलब जो हमसे आउटपुट पूछा जाता है उसमें कुछ और कॉलम का नाम होता है और क्वेश्चन में कोई और कॉलम दिया जाता है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, कॉलम को एक एलियासिंग टेक्निक की हेल्प से कॉलम को रीनेम कर सकते हैं। जैसे द कॉलम दैट वी सेलेक्ट इन क्वेरी कैन बी गिवन इन डिफरेंट नेम। जो भी हम लोग क्वेरी की हेल्प से कॉलम को सिलेक्ट करते हैं उसको एक डिफरेंट नेम दे सकते हैं, दैट इज कॉलम एलियास नेम फॉर आउटपुट पर्पस। अब इस केस में क्या है, सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा, सिलेक्ट कॉलम नेम एज कॉलम एलियास। ऐसे ही दूसरे कॉलम को भी हमें रीनेम करना होगा, जितने कॉलम को हमें रीनेम करना होगा हर एक कॉलम के नेम के साथ एज और एक न्यू नेम यहाँ पर यूज कर देंगे, फ्रॉम टेबल नेम। ये इसका बेसिकली सिंटैक्स होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें,
सिलेक्ट ई कोड, यानी हमें क्या करना है, टेबल से एम्प्लॉय कोड सिलेक्ट करना है, लेकिन आउटपुट में कैसे शो होना चाहिए, एज ईएमपी कोड, यानी इस तरह से ईएमपी कोड शो होना चाहिए ई कोड की जगह। कहां से डेटा लेना है, तो फ्रॉम एम्प्लॉय। अब आउटपुट में जहां जहां ई कोड था उसकी जगह हमें ईएमपी कोड दिखेगा। तो इस टेक्निक की हेल्प से हम लोग एलियासिंग क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन बेस्ड ऑन अ रेंज। जैसे कई बार हमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पर डेटा फेच करना है। बाय डिफॉल्ट जब हम कंडीशन नहीं देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हर एक रो को एक्सेस करता है कोई भी सेलेक्ट कमांड। लेकिन हमें अगर पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन वेयर के साथ कंडीशन देते हैं। तो कंडीशन देने के लिए हम, एक है रेंज के आधार पे जब हमें कंडीशन देना हो तो उसके लिए हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करेंगे। द बिटवीन ऑपरेटर डिफाइंस अ रेंज ऑफ वैल्यूज दैट द कॉलम्स वैल्यू मस्ट फॉल इनटू मेक द कंडीशन ट्रू। द रेंज इंक्लूड बोथ लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू। यानी बिटवीन ऑपरेटर जो होता है, बिटवीन ऑपरेटर में हम एक रेंज देते हैं, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू। लेकिन बिटवीन में जैसा नाम से पता चल रहा है बीच की वैल्यू, बट बिटवीन के केस में डिफरेंट होता है। लोअर और अपर वैल्यू जो हम डिफाइन करते हैं वो वैल्यू भी इंक्लूसिव होता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, टू डिस्प्ले ई कोड, ई नेम एंड ग्रेड ऑफ दोज एम्प्लॉय whose salary is between 40,000 and 50,000। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर हमें एम्प्लॉय का ई कोड, ई नेम और ग्रेड एक्सेस करना है। लेकिन किस एम्प्लॉय का, तो जिसकी सैलरी जो है वो 40 और 50,000 के बीच हो। तो उसके लिए हम कमांड कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट ई कोड, ई नेम कॉमा ग्रेड फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय टेबल से हमें फेच करना है। वेयर ग्रॉस बिटवीन 40,000 एंड 50,000। इसमें क्या है कि ऐसा कॉलम में अगर 40 और 50 दोनों दिया हुआ होगा तो ये दोनों इंक्लूड होगा। एक नोट दिया हुआ है, फॉर डिस्प्लेइंग रिकॉर्ड्स नॉट इन स्पेसिफाइड रेंज वी हैव टू यूज नॉट बिटवीन ऑपरेटर। अगर हमें ये कह दिया जाए कि ऐसे एम्प्लॉय का डिटेल फेच करो जिसकी सैलरी इस दोनों के बीच में ना हो, मतलब जस्ट इसका रिवर्स कंडीशन पूछा जाए, तो हम बिटवीन की जगह नॉट बिटवीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेज। कई बार ऐसा होता है कि हम पैटर्न के आधार पे किसी भी डेटा को फेच करते हैं। उसके लिए एसक्यूएल में हमारे पास दो कंसेप्ट दिया गया है। एक है अंडरस्कोर साइन और दूसरा है परसेंटेज साइन। ये दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज होता है। पैटर्न मैचिंग के लिए हम लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। पैटर्न्स आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग टू स्पेशल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर परसेंटेज एंड अंडरस्कोर। परसेंट साइन का मतलब है द परसेंटेज कैरेक्टर मैचेस एनी सब स्ट्रिंग। मतलब इसमें क्या है, जीरो और एनी नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग हो सकता है। एग्जाम्पल, टू डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय whose name starts with R in employee table। मतलब आर से स्टार्ट करना है ये तो हमें पता है, लेकिन आर के बाद कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी ई नेम हमें सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय टेबल से, वेयर ई नेम लाइक आर परसेंटेज, यानी पहला कैरेक्टर आर होना चाहिए, उसके बाद एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो। तो इस तरीके से परसेंटेज साइन काम करता है जब हमें एनी नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा क्या है, अंडरस्कोर साइन। अंडरस्कोर साइन क्या करता है, द अंडरस्कोर कैरेक्टर मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर। यानी अंडरस्कोर के केस में सिंगल कैरेक्टर होता है, जहां पर भी अंडरस्कोर होगा
उसको हम 1 काउंट करेंगे। टू अंडरस्कोर होगा, इट मीन्स 2 काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल है, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय whose second character in name is E। यहाँ पर क्या है, select star from employee where E name like, और सेकेंड कैरेक्टर हमें E चाहिए। तो सेकेंड कैरेक्टर जो E चाहिए उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट कैरेक्टर तो फिक्स करनी पड़ेगी अंडरस्कोर से, उसके बाद हमें E लिखना होगा और E के बाद कोई भी कैरेक्टर हो। तो इस तरीके से हम अंडरस्कोर साइन यूज करके पैटर्न मैच करते हैं। पैटर्न मैचिंग के लिए हमारे पास दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है, परसेंटेज और अंडरस्कोर। नेक्स्ट है सर्चिंग फॉर नल। अगर हमें ये सर्च करना है कि किसी पर्टिकुलर टेबल में किसी भी कॉलम में नल वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास कंसेप्ट होता है इज नल का और इज नॉट नल का। द नल वैल्यू इन कॉलम कैन बी सर्च फॉर इन टेबल यूजिंग इज नल। जैसे हम लोग वैल्यू के लिए हम इक्वल टू साइन यूज करते हैं, नल के केस में हम इक्वल टू साइन यूज नहीं करेंगे, वहां पर इज और इज नॉट का यूज होता है। जैसे नल वैल्यू इन अ कॉलम कैन बी सर्च फॉर इन अ टेबल यूजिंग इज नल इन द वेयर क्लाउज। एग्जाम्पल अगर है टू लिस्ट एम्प्लॉइज डिटेल हुज सैलरी कंटेन नल, यानी सैलरी का जो कॉलम है उसमें नल होना चाहिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रॉस इज नल, यानी सैलरी का जो कॉलम का एक्चुअल नेम है वो यहाँ पर ग्रॉस है, तो ग्रॉस इज नल। अब इसमें क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉय होगा अगर उसमें से किसी की सैलरी नल होगी तो वो यहाँ पर फैच हो जाएगी। फर्दर अगर कोई ऐसे पर्सन हो जिसमें हमें ये चेक करना हो कि जिसकी सैलरी नल नहीं हो, यानी कुछ ना कुछ सैलरी अर्न कर रहा हो, तो उस केस में क्या है कि हम इज नल की जगह इज नॉट नल लिखेंगे, यानी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रॉस इज नॉट नल। तो इससे क्या होगा, जिसकी सैलरी नॉट नल नहीं है वो डेटा हमें मिलेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है रिलेशनल ऑपरेटर का। ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब वेयर कमांड के साथ यूज होता है, वेयर के साथ हम कंडीशन देते हैं। पहला है टू कंपेयर टू वैल्यूज अ रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड, यानी जब भी हमें दो वैल्यू का कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का जो रिजल्ट होता है वो होता है आइदर ट्रू और फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पर दिया गया है इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि ऐसा एम्प्लॉय हमें फेच करना है जिसकी आईडी 1001 ना हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू का यूज करेंगे। तो जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई कोड नॉट इक्वल टू 1001। इससे क्या होगा कि ऐसे एम्प्लॉय की डिटेल हमें दिखेगी सिर्फ जिसका ई कोड नॉट 1001 हो। 1001 के अलावा जो भी एम्प्लॉय होगा उसकी डिटेल हमें दिख जाएगी। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर यानी और, एंड और नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर मेनली मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करता है। जैसे यहाँ पर क्या है, टू लिस्ट द एम्प्लॉय डिटेल्स हैविंग ग्रेड E2 और E3, मतलब ऐसे एम्प्लॉय की डिटेल फेच करनी है जो जिसका ग्रेड आइदर E2 हो या फिर E3 हो। E2 E3 में से कोई भी चलेगा। तो मतलब या वाली कंडीशन है तो यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज करेंगे। जैसे सिलेक्ट ई कोड, ई नेम, ग्रेड ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड इक्वल टू E2 और ग्रेड इक्वल टू E3। तो इस तरीके से हम
और ऑपरेटर का यूज करते हैं। दूसरा क्या है, टू लिस्ट ऑल द एम्प्लॉइज डिटेल हैविंग ग्रेड एज E4 बट विथ ग्रॉस लेस देन 9,000। अब इसमें क्या है कि हमें दो कंडीशन को कंबाइन करनी है कि ग्रेड E4 होनी चाहिए लेकिन ग्रॉस जो होना चाहिए वो लेस देन 9,000। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दो कंडीशन को कंबाइन कर रहे हैं। तो दो कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज होता है, जैसे सिलेक्ट, ई कोड, ई नेम, ग्रेड, ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड इक्वल टू E4 एंड ग्रॉस इक्वल लेस देन 9,000। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशन को एंड से कंबाइन कर सकते हैं। तीसरा है टू लिस्ट ऑल द एम्प्लॉइज डिटेल हुज ग्रेड आर अदर देन G1। मतलब ऐसे एम्प्लॉय का डिटेल हमें फाइंड आउट करनी है जिसका ग्रेड G1 नहीं हो। तो नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सारा एम्प्लॉय का डिटेल यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट ग्रेड इक्वल टू G1। यानी ग्रेड से पहले हमने नॉट लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, जिसका ग्रेड G1 नहीं होगा उस एम्प्लॉय की डिटेल हमें शो होगी। नेक्स्ट है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड जो है वो रोज को रिमूव करता है किसी टेबल से। जैसे सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। जहां पर वेयर है, कंडीशन जो है वो ऑप्शनल है। अगर हम चाहते हैं कि ऑल कंटेंट डिलीट हो जाए तो सिंपली ये लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो उस टेबल का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक रो डिलीट हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं वेयर का। जैसे टू रिमूव द टपल्स फ्रॉम एम्प्लॉय दैट हैव ग्रॉस लेस देन 20,000। अब इस केस में क्या होगा कि ऐसे एम्प्लॉय की डिटेल जो 20,000 से लेस है, जिसकी ग्रॉस, वो डिटेल यहाँ से टेबल से डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट कमांड पूरा इंटायर डेटा भी डिलीट कर सकता है अगर हम कंडीशन ना दे, और स्पेसिफिक डेटा को भी डिलीट करता है। सेम ऐसे ही अपडेट कमांड भी होता है। अगर अपडेट कमांड में ऑल रो का डेटा हम अपडेट करना चाहें तो हमें अलग से कंडीशन देने की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक रो को डिलीट अपडेट करना चाहें तो उस केस में हमें कंडीशन स्पेसिफाई करना होता है। जैसे यहाँ पर अपडेट कमांड है, अपडेट कमांड allows to change some or all the values in existing row. Update command specifies the row to be changed using where clause and new data using the set keyword. मतलब जब कभी भी हम अपडेट कमांड का यूज करते हैं तो अगर स्पेसिफिक कंडीशन देनी है तो उसके लिए वेयर क्लाउज का यूज करेंगे, और अगर हमें कोई नया डेटा सेट करना है, नया डेटा अपडेट करना है तो उसके लिए हम सेट कीवर्ड का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है अपडेट एम्प्लॉय सेट ग्रॉस इक्वल टू 25,000। इससे क्या होगा कि जो टेबल है हर एक रिकॉर्ड का ग्रॉस 25,000 सेट हो जाएगा। हमने यहाँ कंडीशन नहीं दी इसलिए ऑल रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा। दूसरी क्वेरी है अपडेट एम्प्लॉय सेट ग्रॉस इक्वल टू 40,000 ग्रेड इक्वल टू ए वेयर ई कोड इक्वल टू 1001। अब जैसे क्या है कि दूसरी क्वेरी में हम देख रहे हैं कि हम मल्टीपल रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, तो हम मल्टीपल रिकॉर्ड भी अपडेट कर सकते हैं और मल्टीपल कॉलम भी अपडेट कर सकते हैं, साथ के साथ स्पेसिफिक कंडीशन भी अपडेट कर सकते हैं। अपडेट एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय टेबल को हमने अपडेट किया, ग्रॉस अपडेट कर दिया 40,000 और ग्रेड अपडेट किया ए। किसका, तो जिसका ई कोड 1001 है। इससे क्या होगा, ग्रॉस और ग्रेड दोनों की वैल्यू अपडेट हो जाएगी जिसका भी एम्प्लॉय कोड 1001 है। नेक्स्ट कंसेप्ट है अल्टर टेबल की।
alter table command is used to change the structure of existing table. It can be used to add or drop new columns or modify the existing column. मतलब alter कमांड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, चाहे हम कॉलम को ऐड करें या फिर कॉलम को मॉडिफाई करें या कॉलम को ड्रॉप करें। जैसे अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड कॉम इंट, इससे क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल अल्टर होगा, अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड, ऐड क्या होगा, तो कॉलम का नाम और उसका हमने डेटा टाइप दे दिया, तो इससे क्या है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय टेबल है उसमें एक कॉलम ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्टर टेबल ईएमपी, यानी ईएमपी नाम का जो टेबल है वो मॉडिफाई होगा, मॉडिफाई होकर के क्या होगा, तो इसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा और साइज जो भी हम अपडेट करना चाहें, यानी ई नेम टाइप नाम का जो कॉलम है वो अपडेट हो रहा है यहाँ पर, ई नेम और वेरकैट 60। कभी ऐसा भी होता है कि हम एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसका डेटा साइज चेंज करना चाहते हैं, डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, तो उस कॉलम में हम उस टेबल में कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन है अल्टर टेबल ईएमपी ड्रॉप कॉम, मतलब जो हमने कॉलम को ऐड किया था उस कॉलम को हमने ड्रॉप कर दिया। यानी अल्टर टेबल हम तीनों तरीके से यूज कर सकते हैं, चाहे वो हम कॉलम को ऐड करें या फिर कॉलम को मॉडिफाई करें या फिर कॉलम को ड्रॉप करें, तीनों ही कंडीशन में हम अल्टर टेबल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आज का लास्ट कमांड है ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल कमांड अलाउज टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम डेटाबेस, यानी ड्रॉप कमांड का जब हम यूज करेंगे ड्रॉप टेबल का, तो उससे डेटाबेस से टेबल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर। Once the drop command is issued, the table will no longer be available in database. यानी जब भी हम ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे तो टेबल में डेटाबेस में वो टेबल एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, यानी डेटाबेस से इस कंडीशन में क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये कुछ कंसेप्ट था एसक्यूएल कमांड का जो हमने आज की वीडियो में देखा है। एसक्यूएल कमांड से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे उसका हमने पूरा डिटेल में देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एसक्यूएल फंक्शन के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।